Our today's topic is epistaxis. First of all, we will discuss about what is epistaxis. Epistaxis is bleeding from inside the nose. Is called epistaxis. It is fairly common and seen in all age groups, such as children, adults, and older people. बहुत बात ये एमरजेंसी की फॉर्म में प्रेजेंट करती है और जो मेन पॉइंट ये है कि एपिस्टेक्सिस इज़ अ साइन। अगर पेशेंट हमारे पास एपिस्टेक्सिस के साथ प्रेजेंट करता है तो हमने उसकी एपिस्टेक्सिस तो ट्रीट करनी ही करनी है, लेकिन उसके साथ साथ हमने उसकी कॉज फाइंड करनी है और कॉज फाइंड करके हमने उस कॉज को ट्रीट करना है। सो व्हाट इज़ एटियोलॉजी ऑफ एपिस्टेक्सिस? एटियोलॉजी मल्टीफैक्टोरियल डिजीज़ है। इसमें मेनली जो 62% हैं वो इडियोपैथिक काजेज़ होती हैं, 1% कंजेनिटल कंडीशंस हैं, 4% रैंडो ओस्लर सिंड्रोम है। ये रैंडो ओस्लर सिंड्रोम जो है इसका दूसरा नाम है हेरिडिटरी हेमरेजिक टेलेंजिक्टेसिया, ठीक है। एंड 6% ये लैक ऑफ क्लोटिंग फैक्टर्स है, 7% ड्यू टू ट्रॉमा है और 9% ड्यू टू एंटीकोगुलेशन थेरेपी है और 11% ड्यू टू सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम डिस्कस करेंगे कि इस एपिस्टेक्सिस में हम कौन कौन से टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लड सप्लाई ऑफ नोज, सेकंड कॉमन वेसल्स दैट ब्लीड, थर्ड काजेज ऑफ एपिस्टेक्सिस, फोर्थ साइट्स ऑफ एपिस्टेक्सिस, कहाँ कहाँ से ब्लीडिंग होती है, मेनली जो साइट्स हैं, देन लास्ट वन मैनेजमेंट एंड जनरल मेजर्स इन एपिस्टेक्सिस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ ब्लड सप्लाई ऑफ नोज। ब्लड नोज डिवाइड होता है 2 पार्ट्स में। ब्लड सप्लाई एक होती है सेप्टम की ब्लड सप्लाई और एक होती है जो लेटरल वॉल की ब्लड सप्लाई। नेज़ल सेप्टम ऑफ नोज एंड लिटल्स एरिया, जो नेज़ल सेप्टम है नोज का उसी पे एक एंटीरियर इन्फीरियर पोर्शन होता है जिसको लिटल्स एरिया कहते हैं और वहाँ पे बहुत सारी आर्टरीज मिलके एक प्लेक्सिस बनाती हैं जिसको कैजल बैक प्लेक्सिस भी कहते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। आगे है लेटरल वॉल ऑफ नोज और रेट्रोकोलमेलर वेन एंड द लास्ट वन इज़ द वुडरॉफ्स प्लेक्सिस, ठीक है। हम वन बाय वन सबको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है ब्लड सप्लाई ऑफ नेज़ल सेप्टम। नेज़ल सेप्टम की ब्लड सप्लाई जो है, सबसे पहले जो हम उसका सुपीरियर पोर्शन है उसको डिस्कस करेंगे। वहाँ पे एंटीरियर एथमाइडल आर्टरीज होती हैं और पीछे पोस्टीरियर एथमाइडल आर्टरीज होती हैं। जो एंटीरियर पोस्टीरियर एथमाइडल आर्टरीज आती हैं ये ऑप्थेल्मिक आर्टरी से आती हैं जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी सिस्टम से बेसिकली ओरिजिनेट करती हैं, ठीक है। और जो उसका पोस्टीरियर पार्ट है नेज़ल सेप्टम का वो सप्लाई करती है ब्रांचेस ऑफ स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी जो मैक्सिलरी आर्टरी से आती है। जो इन्फीरियर पोर्शन है वो ग्रेट पैलेटाइन आर्टरी से, वो भी मैक्सिलरी आर्टरी से आती है और मैक्सिलरी आर्टरी मेनली कहाँ से आती है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी से। और जो एंटीरियर इन्फीरियर पोर्शन है वो सेप्टल ब्रांचेस ऑफ सुपरफिशियल लेबाइल आर्टरी विच इज़ आल्सो ब्रांच ऑफ फेशियल आर्टरी। और फेशियल आर्टरी कहाँ से ओरिजिनेट करती है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी से, ठीक है। तो बेसिकली 2 मेन सप्लाईज हैं इसकी, एक एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी एंड सेकंड वन इज़ द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। ये है ब्लड सप्लाई ऑफ नेज़ल सेप्टम। आगे हम डिस्कस करेंगे ब्लड सप्लाई ऑफ लेटरल वॉल ऑफ नोज। ये भी सेम, मोस्टली तो सेम है क्योंकि जो सुपीरियर ब्रांचेस आ रही हैं वो दोनों से आ रही हैं, मतलब दोनों साइड्स को सप्लाई कर रही हैं, सेप्टम को भी और लेटरल वॉल को भी। ये इसके टर्बिनेट्स हैं, ये सुपीरियर टर्बिनेट है, ये मिडल टर्बिनेट है, ये इन्फीरियर टर्बिनेट है। तो जैसे ये सुपीरियर पोर्शन है ये कौन सी ब्रांचेस सप्लाई कर रही हैं, एंटीरियर एथमाइडल आर्टरी और पोस्टीरियर एथमाइडल आर्टरी। और ये दोनों कहाँ से आ रही हैं,
इंटरनल करोटिड आर्टरी से थ्रू ऑप्थेल्मिक आर्टरी। और एंटीरियर इंफीरियर पोर्शन कहाँ से आ रहा है, वो ब्रांचेज ऑफ फेशियल आर्टरी से, और फेशियल आर्टरी उनको सप्लाई कर रही है वो एक्सटर्नल करोटिड से, ठीक है। और जो पोस्टीरियरली एरिया है वो स्फेनोपेलेटाइन आर्टरी से, और स्फेनोपेलेटाइन आर्टरी कहाँ से ओरिजिनेट करती है, मैक्सिलरी आर्टरी से। मैक्सिलरी आर्टरी से दो आर्टरीज और ओरिजिनेट करती हैं, दैट इज़ लेसर पैलेटाइन आर्टरी एंड ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी। ये भी सेप्टम के जो इन्फीरियर पोर्शन है उसको सप्लाई करती हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वन डिस्कस करेंगे रेट्रोकोलुमेलर वेन। ये रेट्रोकोलुमेलर वेन ये है कोलुमेला, ठीक है। जो पार्ट बिटवीन टू एंटीरियर नेजल ओपनिंग होता है उसको कोलुमेला कहते हैं, जो सॉफ्ट सा पोर्शन होता है। इसके दरमियान एक वेन रन करती है इसकी बैक पे, जैसे है मैंने ये बनाई है, इसके पीछे रन करती है और फ्लोर ऑफ द नेजल कैविटी को क्रॉस करके लेटरल वॉल पे जाके ये उसको ज्वाइन करती है प्लेक्सिस को, वेनस प्लेक्सिस को। तो मोस्टली ये कॉमन साइट ऑफ वेनस ब्लीडिंग है इन यंग पीपल में, ठीक है। तो ये कोलुमेलर वेन भी एक ब्लीडिंग पॉइंट है। आगे है हम इसमें वुडरफ्स प्लेक्सिस। जो वुडरफ्स प्लेक्सिस है ये प्लेक्सिस ऑफ वेन्स है, नॉट आर्टरीज। इट इज़ अ प्लेक्सिस ऑफ वेन्स। मेनली इस पिक्चर में तो ये बनाया हुआ कि आर्टरीज के ऊपर उसने लेबल कर दिया, बट इट इज़ अ प्लेक्सिस ऑफ वेन्स, ठीक है। तो ये पोस्टीरियर एंड जो होता है मिडल ट्रिब्यूनेट का और इंफीरियर ट्रिब्यूनेट का, यहाँ पे ये लाई करता है, और अगर इससे ब्लीडिंग होगी तो डायरेक्ट नेजोफेरेंक्स में गिरेगी। तो इसका मेनली ये क्या काज करता है, पोस्टीरियर नेजल ब्लीडिंग। मेनली ये पोस्टीरियर नेजल ब्लीडिंग काज करेगा, जो पीछे नेजोफेरेंक्स में गिरेगी ब्लीडिंग सारी इसकी। आगे हम डिस्कस करते हैं कि जो कॉमन वेसल्स दैट ब्लीड, ठीक है, उसमें सबसे जो आर्टरी ऑफ एपिस्टेक्सिस है वो है लॉन्ग स्फेनोपेलेटाइन आर्टरी, और जो वेन ऑफ एपिस्टेक्सिस है वो है रेट्रोकोलुमेलर वेन, ठीक है। ये दोनों कॉमन वेसल्स हैं जो एपिस्टेक्सिस में ब्लीड करेंगी, और इन दोनों के एमसीक्यूज भी आएंगे आप लोगों को। आगे है कॉजेज ऑफ एपिस्टेक्सिस। कॉजेज हंड्रेड्स ऑफ कॉजेज हैं एपिस्टेक्सिस की, बट हम कुछ कॉजेज डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जैसे ये लोकल कॉजेज होती हैं, हम इनको 3 में डिवाइड करते हैं, लोकल कॉजेज, जर्नल कॉजेज एंड द इडियोपैथिक वंस, ठीक है। लोकल में नोज़ आ गया। नोज़ में क्या हो सकता है, नोज़ का ट्रॉमा हो सकता है, फिंगर नेल ट्रॉमा, इंजरी ऑफ नोज, इंट्रानेजल सर्जरीज, फ्रैक्चर ऑफ मिडल थर्ड ऑफ फेस, बेस ऑफ स्कल, हार्ड ब्लोइंग ऑफ नोज, वायलेंट स्नीजिंग, ठीक है। ये सारे ट्रॉमा है। जैसे आगे इन्फेक्शंस आ गया, अक्यूट इन्फेक्शंस आ गया, क्रोनिक इन्फेक्शंस आ गया, मल्टीपल टाइप्स ऑफ इन्फेक्शंस। देन फॉरेन बॉडीज़, ठीक है। फॉरेन बॉडी में निगलेक्टिक फॉरेन बॉडी, नॉन लिविंग फॉरेन बॉडी, नॉन लिविंग होती हैं, ठीक है। नॉन लिविंग में राइनोलिथ हो गया जैसे, उसके बाद कोई भी फॉरेन बॉडी होगी, और लिविंग में क्या हो, लीचीज हो गया, मैगट्स हो गया। आगे नियोप्लाज्मा आ गया, नियोप्लाज्म ऑफ नोज एंड पैरानेजल साइनस, ठीक है। इसमें बिनाइन होते हैं, मेलिग्नेंट होते हैं। बिनाइन में मेंजियोमा हो गया, पेपिलोमा हो गया, मेलिग्नेंट में कार्सिनोमा और सार्कोमा हो गए, ठीक है। और जो एटमॉस्फेरिक चेंजेस हैं वो भी ब्लीडिंग काज करती हैं। जैसे हाई एल्टीट्यूड पे, मतलब वहाँ पे ड्राई एयर होती है, ठीक है, तो वो उसको ड्राई कर देगी लिटिल एरिया को, तो वहाँ पे ब्लीडिंग हो सकती है। दूसरा है कि सडन डिकम्प्रेशन, कैजन डिजीज़, ठीक है। और उसके बाद है डेविएटेड नेजल सेप्टम, ठीक है। ये सारी काजेज़ हैं इसकी। नेजल सेप्टम जो डेविएट होता है वो भी ब्लीडिंग काज कर सकता है, ठीक है। अब नेजोफेरिक्स में से ब्लीडिंग की क्या काजेज़ हैं, एडिनोडाइटिस हो गया, ठीक है, जुवेनाइल एंजियोफाइब्रोमा हो गया, ठीक है, और मेलिग्नेंट ट्यूमर्स हो गए, ठीक है। आगे जनरल काजेज़ में कार्डियोवैस्कुलर काजेज़ हो गई, ठीक है। और उसके बाद जो डिसऑर्डर्स ऑफ ब्लड एंड ब्लड वेसल्स हो गए, ठीक है। और उसके बाद आ गया लिवर डिजीज़ हो गई, जिसमें फैक्टर्स टू
7, 9 एंड 10 की डेफिशिएंसी होगी, किडनी डिजीज़ होगी, किडनी डिजीज़ में क्रोनिक नेफ्राइटिस होगी, उसके बाद ड्रग्स होगी, ड्रग्स में क्या आ जाएगा, सेलिसाइक्लेट्स जैसे लोप्रिन ले रहा है कोई, और पेन के लिए एनाल्जेसिक्स ले रहा है, एंटी कोगुलेशन थेरेपी कर रहा है, मतलब जैसे कोई इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ का पेशेंट है। आगे मीडियास्टिनल कंप्रेशन होगी, ट्यूमर ऑफ मीडियास्टिनल जो ओरिजिन होते हैं वो वेनस प्रेशर को रेज़ करते हैं, ठीक है। और जनरल इन्फेक्शन होगी, इन्फ्लुएंज़ा, मीज़ल्स, चिकन पॉक्स, वूपिंग कफ, टाइफाइड, निमोनिया, मलेरिया, डेंगू फीवर, और विशियस मेंस्ट्रुएशन जो है हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है, ठीक है, उसको विशियस मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। उसके दौरान भी मतलब जैसे ब्लीडिंग हो रही होती है, इससे एट द सेम टाइम एपिस्टेक्सिस भी हो रही होती है। एंड द लास्ट वन जो मोस्ट परसेंटेज है एपिस्टेक्सिस की काजेज़ की, वो इडियोपैथिक है। तो मैनी टाइम्स काज ऑफ एपिस्टेक्सिस इज़ नॉट क्लियर। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि साइट्स ऑफ एपिस्टेक्सिस, साइट्स एपिस्टेक्सिस की बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे ये नेज़ल कैविटी है, ठीक है, आप देख रहे हैं ये नेज़ल कैविटी है, ये पीछे नेज़ोफेरिंक्स है, ठीक है, ये बेस ऑफ स्कल है, ठीक है, ये बेस ऑफ स्कल है, ये स्फीनक्स साइनस है, ठीक है, ये फ्रंटल साइनस है, ठीक है, ये सुपीरियर टर्बिनेट है, मिडल टर्बिनेट है, इन्फीरियर टर्बिनेट है, ठीक है। अब इसमें सबसे मेन कॉज है जो वो ये एरिया जो इंटीरियर इन्फीरियर, जहाँ पे 4 आर्टरीज आपस में कोलैबोरेट करके ये एरिया बनाती हैं, लिटल्स एरिया, ठीक है। इसका कितना है रोल, लिटल्स एरिया से जो ब्लीडिंग होती है 90%, ठीक है, लिटल्स एरिया से। नेक्स्ट वन जो है कि ये मिडिल टर्मिनेट और मिडिल टर्मिनेट के सुपीरियर अबव द मिडिल टर्मिनेट ब्लीडिंग होती है। अब यहाँ पे वो आपने देखा था पिछली वीडियो में कि यहाँ पे एंटीरियर एथमोइडल आर्टरीज और पोस्टीरियर एथमोइडल आर्टरीज सप्लाई कर रही होती हैं। तो मेनली यहाँ की जो ब्लीडिंग होगी वो तो एंटीरियर और पोस्टीरियर एथमोइडल आर्टरी से ही होगी, ठीक है। तो इसमें वो कह रहा है कि अबव द मिडिल टर्मिनेट एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एथमोइडल वेसल्स, तो ये मेनली कहाँ से आ रही होती हैं, इंटरनल कैरोटिड सिस्टम से, ठीक है। और नेक्स्ट वन जैसे कि ये अब बिलो द मिडिल टर्बिनेट, यहाँ पे कौन सी आर्टरीज आ रही होती हैं, स्पिनोपेनेटाइन आर्टरीज आ रही होती हैं, ठीक है। तो बिलो द मिडिल टर्बिनेट ब्लीडिंग इज फ्रॉम वेसल्स ऑफ स्पिनोपेनेटाइन आर्टरी, ठीक है। एनाटॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है, एनाटॉमी के लिहाज से जहाँ जहाँ से ब्लीडिंग होगी वहीं वहीं की वेसल इन्वॉल्व होगी, और इस ब्लीडिंग कंट्रोल करने में भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है इस चीज़ का, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, नेक्स्ट साइड पे जाते हैं। तो ये है अब वुडरेफ प्लेक्सिस का एरिया, ठीक है। तो ये पोस्टीरियर एरिया है कि यहाँ पे जो भी ब्लीडिंग होगी तो ये सीधी नेज़ोफेरिंक्स में जाएगी, ठीक है, नेज़ोफेरिंक्स में जाएगी, ठीक है। तो ये पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस का एरिया है। जैसे पोस्टीरियर पार्ट ऑफ नेज़ल कैविटी, ब्लड फ्लोज डायरेक्टली इनटू द फेरिंक्स, ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट क्या है, डिफ्यूज ब्लीडिंग हो रही है। अब डिफ्यूज ब्लीडिंग किन किन कंडीशन में हो सकती है। डिफ्यूज ब्लीडिंग कैसे, कि जैसे एक पेशेंट है उसको डेंगू है, ठीक है, ब्लड डायस्थेसिस है, ठीक है, तो उसमें मतलब कोई एक स्पेशल पॉइंट से ब्लीडिंग नहीं होगी, पूरी नेज़ल कैविटी से डिफ्यूज ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है, कोई पॉइंट लोकलाइज नहीं होगा, तो उसको हम लेबल करेंगे कि डिफ्यूज ब्लीडिंग फ्रॉम द नेज़ल कैविटी, ठीक है। तो ये है डिफ्यूज जनरल सिस्टेमिक डिसऑर्डर्स एंड ब्लड डिस्करेसिस, ठीक है। तो इसमें डेंगू हो गया, पेशेंट इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ की जो मेडिसिन ले रहे होते हैं वो वाले पेशेंट हो गए, जैसे लोप्रिन ले रहे हैं, लो प्लेट ले रहे हैं, ठीक है, और वारफरिन ले रहे हैं, हेपरिन ले रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे जो पेशेंट्स ऐसे होते हैं प्रेजेंट करते हैं, जैसे मोस्टली पेशेंट जो कीमो रेडियो लग रही होती है उनमें प्लेटलेट्स शट डाउन होते हैं, तो उनमें ब्लीडिंग हो सकती है। डिफ्यूज़ ब्लीडिंग, इनमें हम जैसे ये साइट्स की ब्लीडिंग है, इनको तो हम साइड पे कॉटरी करके या उसको केमिकल कॉटरी या दूसरी कॉटरी करके तो हम इसको स्टॉप कर लेते हैं। बट जो डिफ्यूज़ ब्लीडिंग है, मोस्टली डिफ्यूज़ ब्लीडिंग जो है उनमें पैकिंग करनी पड़ सकती है, ठीक है, नेज़ल पैकिंग। और लास्ट वन जैसे ये नेज़ोफेरिंक्स में हमने 3 कॉजेज़ देखी हैं, जिसमें वो एडिनोइडाइटिस, जुवेनाइल एंजियोफाइब्रोमा मैलिग्नेंसी, ठीक है, वो जो है वो ब्लीडिंग होगी वो नेज़ोफेरिंक्स से होगी, ठीक है। वो तो जाएगी, वो तो बिल्कुल भी इंटीरियर नहीं आएगी, ठीक है, वो पोस्टीरियर नेज़ोफेरिंक्स में गिरती रहेगी, और बाद में वो एज अ हेमास्टेटमेसिस
वोमिटिंग की फॉर्म में बाहर आएगी, तो उसमें फिर कन्फ्यूजन होगी कि हेमाटोमेसिस थी या नेज़ल ब्लीडिंग थी। उसमें फिर आपने पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल देखनी होती है थ्रू ओरल कैविटी। तो वहाँ पे आपको ब्लीडिंग का वो ज़रूर कोई ना कोई पॉइंट मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एपिस्टेक्सिस। क्लासिफिकेशन सिंपल क्लासिफिकेशन है कि एंटीरियर एपिस्टेक्सिस और पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस। अगर आपको ये पता होगा कि इंटीरियर वाले एरियाज़ कौन से हैं तो बहुत आसानी होगी मैनेज करने। मैनेजमेंट प्लान दोनों का डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, जैसे अब ये दो में डिवाइड करते हैं, एक इंटीरियर एपिस्टेक्सिस हो गया, एक पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस हो गया। ठीक है, जैसे इंसिडेंस है मोर कॉमन क्या है एंटीरियर एपिस्टेक्सिस और पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस लेस कॉमन है। अब जो एंटीरियर एपिस्टेक्सिस है वो आपने देखा कि लिटिल एरिया से 90% एपिस्टेक्सिस हो रही होती है। ठीक है, तो ये मोस्टली फ्रॉम द लिटिल एरिया। ठीक है, और सेम जो लिटिल एरिया वो सेप्टम वाली साइड को कहते हैं, और इसी तरह जो लेटरल वॉल है उसका भी इंटीरियर पोर्शन से भी इंटीरियर एपिस्टेक्सिस हो सकती है। ठीक है, इसी तरह मोस्टली ये जो पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस है ये मोस्टली फ्रॉम द पोस्टीरियर सुपीरियर पार्ट ऑफ द नेजल कैविटी, ऑफन डिफिकल्ट टू लोकलाइज द ब्लीडिंग पॉइंट। क्योंकि अब ये पोस्टीरियर पोर्शन में हो रही है तो इसमें हमें ब्लीडिंग पॉइंट बड़ा मुश्किल मिलता है। ठीक है, क्योंकि हम जैसे भी उसको एग्जामिन कर लें हमें वो ब्लीडिंग पॉइंट नहीं मिल रहा होता। ठीक है, तो हमने फिर उसको ढूंढना होता है थ्रू 0 डिग्री टेलीस्कोपी, थ्रू एंडोस्कोपी, तो उसको कोएगुलेट करें या उसको कॉटरी करें तो फिर वो ब्लीडिंग स्टॉप होती है। ठीक है, अब ये मोस्टली जो एंटीरियर एपिस्टेक्सिस है ये मोस्टली बच्चों में और यंग एडल्ट्स में होती है, और पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस मोस्टली 40 ईयर ऑफ एज, आफ्टर 40 ईयर ऑफ एज, ओल्ड एजेस में होती है। तो इसका मेन यही वजह है कि ये जो हाइपरटेंसिव पेशेंट होते हैं और जो आर्थेरोस्क्लेरोसिस के पेशेंट होते हैं उनमें ये ज़्यादा होती है। ठीक है, जैसे ये कि ये पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस है, पेशेंट सारा ब्लड इनगल्फ करता रहता है, बाद में फिर वो कॉफ़ी कलर वॉमिट इसके साथ प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो जो इंटीरियर एपिस्टेक्सिस है ये इसकी काज क्या है, इसकी मोस्टली ट्रॉमा है। ठीक है, और कलर इसका ब्राइट रेड फ्रेश ब्लड होगा। ठीक है, और जो ब्लीडिंग इसमें होगी वो यूजुअली माइल्ड होगी, कैन बी कंट्रोल बाय लोकल प्रेशर और इंटीरियर पैकिंग। छोटी सी ब्लीडिंग होगी, इंटीरियर पे आपको मिल जाएगी, आप उसको इजीली कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन जो पोस्टीरियर ब्लीडिंग है ना तो उसका पॉइंट लोकलाइज होगा, ना ही वो ब्लीडिंग स्टॉप होगी इजीली, पेशेंट हॉस्पिटलाइज हो सकता है। ठीक है, पोस्ट नेजल पैक भी उसमें रिक्वायर हो सकता है। पोस्ट नेजल पैक बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, क्योंकि उसमें फिर पेशेंट को बाद में बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं। ठीक है, अब ये है क्लासिफिकेशन। उसके बाद अब हम आ जाते हैं मैनेजमेंट पे। मैनेजमेंट में क्या है, सबसे पहले हमें कुछ पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है वो नोट करने चाहिए। जैसे कि अगर एक पेशेंट आपके पास आया है उसको एपिस्टेक्सिस हो रही है, आपने उसको मैनेज करना है तो आपको मोड ऑफ ऑनसेट, जैसे कि मोड ऑफ ऑनसेट में ये आपने नोट करना है कि वो स्पॉन्टेनियस खुद ब खुद ही हो गई है या कोई ट्रॉमा की वजह से हुई है। ठीक है, और ड्यूरेशन एंड फ्रीक्वेंसी कि वो कितनी दफ़ा हो रही है, मतलब कि कितनी देर हुई है, बार बार हो रही है। ठीक है, और जैसे अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस। ठीक है, अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस पता होना चाहिए पेशेंट को रिससिटेट करने के लिए। ठीक है, कितना ब्लड लॉस हुआ है, किस नोज़ की किस साइड की एपिस्टेक्सिस है। ठीक है, ये बहुत मेन पॉइंट है कि एपिस्टेक्सिस राइट की है और आप लेफ़्ट की पैकिंग करते हैं तो ऐसे तो नहीं चलेगा ना। ठीक है, आगे फिर जो एपिस्टेक्सिस है वो इंटीरियर है या पोस्टीरियर है। ठीक है, अगर इंटीरियर है तो हम इंटीरियर पैक करेंगे, पोस्टीरियर है तो हम पोस्टीरियर पैक करेंगे। मैनेजमेंट प्लान थोड़ा सा डिफ़र करता है। ठीक है, और हम ये पेशेंट से पता करेंगे कि वो ब्लीडिंग टेंडेंसी की हिस्ट्री तो नहीं है पेशेंट ने या फैमिली में। ठीक है, उसके आगे कोई मेडिकल एलिमेंट की कोई हिस्ट्री तो नहीं है। ठीक है, और कोई वो ड्रग वगैरह तो नहीं ले रहा। ठीक है, अब जैसे कि एनाल्जेसिक्स जो एंटीकोगुलेंट्स हैं ये ड्रग्स ले रहे होते हैं तो उनमें फिर ज़्यादा टेंडेंसी होती है ब्लीडिंग होने की। ठीक है, और जैसे ये मेडिकल एलिमेंट्स हैं, हाइपरटेंसिव पेशेंट हो गए, ल्यूकीमिया वाले पेशेंट हो गए, माइट्रल वाल्व डिजीज़ वाले पेशेंट हो गए, सिरोसिस नेफ्राइटिस वाले पेशेंट हो गए, तो इनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ब्लीडिंग हो एज़ कम्पेयर टू एक नॉर्मल पर्सन। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपके माइंड में होने चाहिए बिफोर स्टार्ट ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो अब मैनेजमेंट की तरफ आते हैं। इसमें सबसे पहले फ़र्स्ट एड है। फ़र्स्ट एड में क्या है, एक ट्रोटर्स मेथड है। ठीक है,
कि आप सिंपल क्या करें कि अपने नोज़ को पिंच कर लें, ठीक है, अपने फिंगर और थंब के दरमियान, और थोड़ा सा अपने सर को आगे की तरफ झुका लें और मुंह से हल्के हल्के सांस लें, ठीक है, 5 to 10 मिनट्स के लिए, तो ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी। जैसे ये इस पिक्चर में दिखा रहे हैं कि नाक को पिंच किया है, थोड़ा सा लीन फॉरवर्ड हुए और थ्रू माउथ ब्रीथ करें, ठीक है। और उससे आगे क्या है कि सेकंड वन कोल्ड कंप्रेसर्स। अब इसमें ये है कि नोज़ और चीक पे ना आइस लेके उसको लगाएं, ठीक है। उससे क्या होगा कि रिफ्लेक्स वैसो कंस्ट्रक्शन होगी और ब्लीडिंग जो उनसे होगी वो स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। और थर्ड मेथड क्या है, केमिकल कॉटरी, कि आप ब्लीडिंग पॉइंट को आइडेंटिफाई करें, देन अगर वो ब्लीडिंग पॉइंट स्मॉल सा है तो 20% जो सिल्वर नाइट्रेट है उससे आप कॉटरी कर दें, ठीक है। सिंपली उसी टाइम ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी, पेशेंट कैन गो होम, ठीक है। नेक्स्ट इसमें मैनेजमेंट प्लान में जैसे ये सिल्वर नाइट्रेट है, ठीक है, ये इस तरह का आता है फॉर्मुलेशन है। वैसे इसमें सिल्वर नाइट्रेट के ना क्रिस्टल्स आते हैं वाइट कलर के, तो उन वाइट कलर के क्रिस्टल्स को फिर 20% AgNO3 सिल्वर 20% सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन प्रिपेयर करना पड़ता है उन क्रिस्टल्स से, ठीक है, देन वो इफेक्टिव है। आगे हम नेज़ल पैकिंग को डिस्कस करते हैं। अगर हमें एंटीरियर नेज़ल ब्लीडिंग वाला पेशेंट आ गया तो हमने नेज़ल पैकिंग करनी है, तो हम क्या क्या पॉइंट करेंगे, ठीक है। तो ये इंटीरियर नेज़ल ब्लीडिंग में करेंगे, ठीक है। और सबसे पहले क्या करेंगे कि हम ब्लड को क्लियर करेंगे नेज़ल कैविटी से थ्रू सक्शन मशीन, ठीक है, और ब्लीडिंग पॉइंट को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। सेकंड वन, लोकलाइज द ब्लीडिंग पॉइंट, इफ स्मॉल देन कॉटराइज। अगर तो ब्लीडिंग पॉइंट छोटा सा आपको मिल गया उसको कॉटराइज करें और जान छुड़ाएं, ठीक है। और अगर वो ब्लीडिंग पॉइंट डिफ़िकल्ट टू लोकलाइज है देन इंटीरियर में नेज़ल पैकिंग शुड बी डन, देन फिर आपको पैकिंग करनी पड़ेगी, ठीक है, वो भी इंटीरियर नेज़ल पैकिंग, ठीक है। यूज़ आर रिबन गॉज। रिबन गॉज होते हैं जो रोल किए हुए गॉज होते हैं विद इन लिक्विड पैराफिन। लिक्विड पैराफिन में एंड पैकिंग डन इन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लेयर्स। मतलब वो रिबन गॉज को या तो आप हॉरिजॉन्टल लेयर्स में उसको प्लेस करें या वर्टिकल लेयर्स में, एज शोन इन दिस पिक्चर कि यहाँ पे वो हॉरिजॉन्टल लेयर्स में उसको प्लेस कर रहा है, ठीक है, नेज़ल कैविटी में, तो आप वर्टिकल लेयर्स में भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब पैक रिमूव कब करना है? पैक आपने प्लेस कर दिया, ब्लीडिंग स्टॉप होगी, आपने उसको एंटीबायोटिक कवर दिया, ठीक है, और अब ब्लीडिंग स्टॉप हो गई है, तो अब आपने पैक रिमूव कैसे करना है? पैक रिमूव करने के लिए है कि पैक रिमूव होगा आफ्टर 24 आवर्स इफ़ ब्लीडिंग स्टॉप। अगर ब्लीडिंग रुक गई है देन 24 आवर्स के बाद उसका पैक रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो अगर तो 24 आवर्स में देन तो आप ओरली उसको एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, लेकिन अगर पैक आपको 2 से 3 दिन रखना पड़ सकता है, ठीक है, कि ब्लीडिंग ऐसी है नहीं रुक रही, 2 से 3 दिन आपको पैक रखना पड़ सकता है, देन आपने हमेशा IV एंटीबायोटिक्स देनी है, IV एंटीबायोटिक्स, ठीक है। तो ये हमने क्यों देनी होती है? क्योंकि ब्लीडिंग होती है नेज़ल कैविटी में, वहाँ पे जो ब्लीडिंग है वो तो ब्लड एक गुड सोर्स है ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, गुड सोर्स फॉर ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, तो वहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो करेंगे, वो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम और साइनस इन्फेक्शन काज कर सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को प्रिवेंट करने के लिए ना हमें सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स लाजमी तौर पर देनी चाहिए, ठीक है। अब ये इंटीरियर नेज़ल पैकिंग। अब इसी तरह हम पोस्टीरियर नेज़ल पैकिंग को डिस्कस करते हैं, ठीक है। पोस्टीरियर नेज़ल पैकिंग अगर कब करेंगे? जब ब्लीडिंग पोस्टीरियरली होगी, ठीक है। इफ़ पेशेंट इज ब्लीडिंग पोस्टीरियरली देन डू पोस्टीरियर नेज़ल पैकिंग बाय रिबन गॉज और फोलिस कैथेटर, ठीक है। फोलिस कैथेटर जो है वो 12 to 14 का भी यूज़ हो सकता है, ठीक है। और आफ्टर क्या करना है आपने कि आफ्टर इंजर्शन द बलून इन्फ्लेट विद 5 to 10 ml ऑफ सलाइन, ठीक है। उसके बाद क्या करना है? देन पुल फॉरवर्ड सो दैट कोना इज ब्लॉक्ड एंड एंटीरियर नेज़ल पैकिंग डन एज डिस्कस्ड अर्लियर, ठीक है। इसमें क्या कहता है वो सिंपल मैं आपको बता देता हूँ कि ये 2 पिक्चर्स हैं। सबसे पहले इस पिक्चर में कहता है कि आप नाक से फोलिस डालें, ठीक है, उसको पीछे नेज़ोफेरेंक्स में ले जाएं, उसमें 5 to 10 ml नॉर्मल सलाइन फिल करें, देन उस फोलिस को आगे खींचें, तो ये पीछे से कोना को ब्लॉक कर देगा, ठीक है, जो पोस्टीरियर नेज़ल कैविटी की ओपनिंग होती है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करें कि आगे इंटीरियर पैक रखें और उसको टाई करके
बंद कर दें, ठीक है। पोस्टीरियर पैकिंग भी होगी और एंटीरियर भी होगी, ठीक है। अब दूसरा मेथड क्या कहता है कि आप एक कैथीटर डालें, वहाँ से एक टेम्पोन उसके साथ अटैच करें, ठीक है। जैसे ये टेम्पोन अटैच है, इसको पुल करें और ये आगे आ जाएगा, ठीक है। तो ये आके इसको ब्लॉक कर लेगा। टेम्पोन के साथ भी आप कर सकते हैं और बैलून के साथ, जो कैथीटर का बैलून है उसके साथ भी आप कर सकते हैं। दोनों मेथड्स अवेलेबल हैं। और कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं पैकिंग की? इसमें एक्यूट राइनोसाइनोसाइटिस हो सकता है, मिडल ईयर इन्फेक्शन हो सकती है, एलर नेक्रोसिस हो सकती है, सेप्टल परफोरेशन हो सकती है और टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम हो सकता है, ठीक है। आगे हम जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अदर ऑप्शंस क्या पैकिंग के लिए? अदर ऑप्शंस हैं जैसे मेरोसेल है, ठीक है। ये एक स्पेशल किस्म का होता है, मटेरियल होता है जो हमारा मतलब नेज़ल जो सिक्रीशंस होती हैं या ब्लड होता है उसको अब्सॉर्ब करता है और सेल कर देता है, ठीक है। तो इसको सिंपली पॉलीवैक्स लगाएं, अंदर प्लेस करें और इसके ऊपर थोड़ा सा वाटर डालें तो ये स्वेल कर देगा, तो फ़ौरन बहुत अच्छा पैकिंग इफेक्ट देगा। और सेकंड वन है एपिस्टेक्स, ठीक है, डबल बैलून। ये डबल बैलून होता है, ठीक है। इसमें एक पोस्टीरियर नेजल कैविटी के लिए बैलून होता है और एक नेजल कैविटी के लिए बैलून होता है। इसको भी सेम जैसे वो कैथीटर इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट करेंगे, पोस्टीरियर वाला बैलून इन्फ्लेट करेंगे, उसको थोड़ा सा आगे पुल करेंगे तो ये पोस्टीरियर नेजल ओपनिंग को ब्लॉक कर देगा और देन हम आगे वाला बैलून को इन्फ्लेट कर देंगे तो वो नेजल कैविटी में इन्फ्लेट हो जाएगा, ठीक है। आगे थर्ड वन है जो एपिस्टेक्सिस डिवाइस विद रैपिड राइनो टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये जो डिवाइस है ना, ये समझ लें कि ये ऊपर वाले जो दोनों है ना, इनका कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो इनका कॉम्बिनेशन कैसे है कि एक कैथीटर है, ठीक है, उसके ऊपर ये टेम्पोन लगा हुआ है, ठीक है, मेरोसेल टाइप चीज़ लगी हुई है, ठीक है। तो इसको जब हम इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट करके पहले तो इसके अंदर वाटर फिल कर देंगे, ठीक है। इसके अंदर वाटर जाएगा, वाटर से ये एक्सपैंड हो जाएगा, ठीक है। एक्सपैंड होने के बाद ये जो ऊपर वाला मटेरियल है, ये जो उस चीज़ की एनाटॉमी है ना, नेज़ल एनाटॉमी, उसकी शेप ले लेगा स्वेल करके। तो ये जो छोटे छोटे टर्बिनेट्स के नीचे गैप्स होंगे ना, उनको भी ये जाके फिल कर देगा, तो वो ब्लीडिंग इजीली स्टॉप हो जाएगी। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, एपिस्टेक्सिस डिवाइस विद रैपिड राइनो टेक्नोलॉजी, ठीक है। आगे है एंडोस्कोपिक कार्टराइजेशन, एक अनदर मेथड है ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं कि ये अंडर जनरल एनेस्थीसिया और लोकल एनेस्थीसिया हो सकता है, ठीक है। इसमें क्या है, ब्लीडिंग प्लॉट इज लोकलाइज्ड विद रिजिड एंडोस्कोप, कॉटराइज विद यूनिपोलर बाइपोलर कॉटरी, ठीक है। देन इफेक्टिव विद लेस मॉर्बिडिटी एंड डिक्रीज हॉस्पिटल स्टे, ठीक है। सिंपल इसमें क्या है मैं आपको बता देता हूँ कि एंडोस्कोपिक कॉटराइजेशन, ये जो हम कॉटरी करते हैं ना, बाइपोलर या यूनिपोलर, ठीक है, वो हम बाहर तो स्किन पे अगर कोई ऑपरेट कर रहे हों या विजुलाइज हो तो हम उस पर ईजिली कॉटरी कर लेते हैं। लेकिन इसमें कह रहा है कि एंडोस्कोपिकली करें कि थ्रू विजन, कैमरे के जरिए में विजन आ रहा होता है, ठीक है, और जहाँ से ब्लीडिंग पॉइंट होता है वहाँ पे जाके हम कॉटरी कर देते हैं, ठीक है। सिंपल इसका रूल है और कोई नहीं है इसमें। तो इसमें ये होता है कि लेस मॉर्बिडिटी है और हॉस्पिटल स्टे शॉर्ट होता है कि फ़ौरन कॉटरी की और पेशेंट को डिस्चार्ज करके घर भेज दिया। जैसे ये है, ये सक्शन कैथीटर है कि मतलब ये सक्शन कर रहा होता है साथ साथ और मेटेलिक होता है। तो इसको जहाँ पे ब्लीडिंग पॉइंट होता है वहाँ पे रखते हैं, पीछे से इसके ऊपर कॉटरी लगाते हैं, तो ये इसने वाइटिश सा स्कार बनाया हुआ है, तो ये इसकी कॉटरी हो रही है, ठीक है। तो ये ब्लीडिंग फ़ौरन ही स्टॉप कर देगी। नेक्स्ट है एलिवेशन ऑफ म्यूकोपेरिकोन्ड्रियल फ्लैप, एलिवेशन ऑफ म्यूकोपेरिकोन्ड्रियल फ्लैप, ठीक है। इसमें क्या है कि जो हम फ्लैप्स होते हैं ना सेप्टम के दोनों तरफ, वो म्यूकोपेरिकोन्ड्रियल और म्यूकोपेरियोस्टल फ्लैप होते हैं, ठीक है। और अगर तो लिटिल एरिया से ब्लीडिंग हो रही है, बार बार हो रही है, तो सिंपली क्या करेंगे कि फ्लैप को रेज करेंगे, ठीक है। वो इंसिजन होते हैं, फ्रीयर्स इंसिजन, तो उसके साथ उस इंसिजन देंगे, उसके साथ म्यूकोपेरिकोन्ड्रियल फ्लैप को रेज करेंगे और उसके बाद दोबारा उसको रख के आगे स्प्लिंट रख देंगे, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि वो फाइब्रोसिस डेवलप होगी तो ब्लीडिंग बाद में नहीं होगी। जैसे इसमें आप बता रहा है कि इफ़ रिकरेंट एंड परसिस्टेंट एपिस्टेक्सिस प्रेजेंट,
just elevation of mucoperitoneal flap and repositioning it back help to cause fibrosis and constrict blood vessels। ठीक है, तो जैसे वो फाइब्रोसिस होगी ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करेगी, ब्लीडिंग नहीं होगी। ठीक है, जैसे ये है कि इसमें ये इसने फ्लैप है, नेजल सेप्टम से इसने इसको एलिवेट किया हुआ है। ठीक है, सर्जिकल इफेक्ट है, ये सेप्टल कार्टिलेज है, उसके ऊपर एलिवेटेड म्यूकोपेरिटोनियल फ्लैप है। इस फ्लैप को रेस करेंगे और इसको दोबारा प्लेस कर देंगे, फाइब्रोसिस होगी, उसके बाद कोई ब्लीडिंग नहीं होगी। देन है सब म्यूकस रिसेक्शन ऑपरेशन। ठीक है, ये थोड़ा समझने वाला है। इट काजेज फाइब्रोसिस एंड स्टॉप्स ब्लीडिंग टू रिमूव एनी सेप्टल स्पर व्हिच काजिंग एपिस्टेक्सिस। ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि ये सब म्यूकस जाते हैं रिसेक्शन ऑपरेशन। फॉर एग्जांपल ये इंफीरियर टर्मिनेट है, ठीक है, ये इनलार्ज्ड है, ठीक है, हाइपरट्रॉफिड है, इससे ब्लीडिंग होती है। ठीक है, हम क्या करेंगे कि इंटीरियर पार्ट पे इंसिजन देंगे और इसके ऊपर से सब म्यूकस फ्लैप रेस करेंगे। ठीक है, थ्रू एलिवेटर रेस करके, और जो भी माइक्रो डिब्राइडर के साथ हमें रिक्वायर्ड होगा, कितना म्यूकस उतारना है, कितनी बोन उतारनी है, वो उतारेंगे और इस फ्लैप को यहाँ से क्लोज कर देंगे। ठीक है, जैसे कि इस फिग में को क्लोज किया हुआ, ये 2 स्टिच अप्लाई किए हुए हैं। ठीक है, तो इससे ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी। आगे है लाइगेशन ऑफ वेसल्स। ठीक है, जैसे एनाटॉमी मैंने आपको समझाई है कि ऊपर से इंटरनल और नीचे से एक्सटर्नल। ठीक है, ऊपर से इंटरनल की ब्रांचेस आती हैं, ठीक है, एथमॉइडल जो आर्टरीज होती हैं एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, उनको सप्लाई करती हैं, और नीचे से जो एक्सटर्नल करोटिड है उससे आती है मैक्सिलरी आर्टरी, जो मैक्सिलरी आर्टरी आगे जाकर स्फिनोपैलेटाइन बनती है, ग्रेटर पैलेटाइन, लेसर पैलेटाइन, तो ये फिर उनको सप्लाई करती हैं। तो लाइगेशन कैसे करेंगे कि अगर तो एक्सटर्नल करोटिड आर्टरी है, इसको हमने लाइगेट करना है। क्यों करेंगे एक्सटर्नल करोटिड आर्टरी को? अगर ब्लीडिंग फ्रॉम एक्सटर्नल करोटिड सिस्टम हो अबव द ओरिजिन ऑफ सुपीरियर थायराइड आर्टरी, क्योंकि एक्सटर्नल करोटिड आर्टरी थायराइड ग्लैंड को भी सप्लाई कर रही होती है, तो हमने इसको नहीं काटना, जो इससे अबव हमने जाके उसको आर्टरी को लाइगेट करना है। मैक्सिलरी आर्टरी जो है इन पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस, आपको पता है कि मैक्सिलरी आर्टरी आपने देखा था पोस्टीरियर पार्ट से आती है, और स्फिनोपैलेटाइन जो ब्रांचेज हैं उनको सप्लाई करती है। तो ये पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस में इसको हमने लाइगेट करना है। तो इसकी अप्रोच क्या होगी? विया कार्डवेल लूप। ठीक है, और दिस प्रोसीजर नाउ सुपरसीडेड बाय टेस्पाल। ठीक है, और नेक्स्ट वन क्या है कि एथमॉइडल आर्टरीज। एथमॉइडल आर्टरी क्या है? इन एंटीरियर सुपीरियर ब्लीडिंग में होती हैं, जो ऊपर से आ रही होती है, ऊपर से ब्लीडिंग। ठीक है, विया लिंच इंसिजन। ठीक है, लिंच इंसिजन जो होता है वो मीडियल टू मीडियल वॉल ऑफ ऑर्बिट होता है। ठीक है, मतलब थ्रू मीडियल वॉल ऑफ ऑर्बिट होता है। ठीक है, तो वहाँ से लिंच इंसिजन के थ्रू इसको हम एक्सपोज करते हैं आर्टरीज को, देन उनको हम लाइगेट कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है टेस्पाल। ठीक है, टेस्पाल जो है वो एक ऑपरेशन है जो हम करते हैं थ्रू रिजिड एंडोस्कोप। टेस्पाल इज एक्चुअली मेंट बाय ट्रांसनेजल एंडोस्कोपिक स्फिनोपैलेटाइन आर्टरी लाइगेशन। ठीक है, थ्रू मतलब इसमें कह रहा है कि जो स्फिनोपैलेटाइन आर्टरी है उसको लाइगेट करना है, लेकिन थ्रू नेजल कैविटी और विद एंडोस्कोप। ठीक है, तो रिजिड एंडोस्कोप यूज़ करते हैं, लोकल एनेस्थीसिया विद सेडेशन और जनरल एनेस्थीसिया। ठीक है, देन म्यूकोजल फ्लैप रेज्ड इन पोस्टीरियर पार्ट ऑफ लिटरल नेजल वॉल। ठीक है, देन हम आगे है स्फिनोपैलेटाइन आर्टरी इज लोकलाइज्ड एट इज इट एग्जिट्स द फोरामेन, स्फिनोपैलेटाइन फोरामेन, एंड देन क्लैम्प्ड। ठीक है, डिस्टल ब्रांचेस कॉटराइज्ड। ठीक है, anterior ethmoidal artery also ligated by Lynch incision adjacent। ठीक है, इसके साथ साथ and then sphenopalatine artery give high success in control of refractory और posterior bleeding। ठीक है, जैसा कि इसमें बताता है कि रिजिड एंडोस्कोप के ज़रिए जाएंगे। ठीक है, रिजिड एंडोस्कोप के ज़रिए जाके हम पोस्टीरियर जो पार्ट है लेटरल वॉल का, नोज़ का, उसके ऊपर जाके वहाँ से एक फ्लैप रेज करेंगे। ठीक है, म्यूकोजल फ्लैप। ठीक है, म्यूकोजल फ्लैप रेज करके तो नीचे हम स्फिनोपैलेटाइन
फोरामेन आ जाएगा, वहाँ से आएगी स्फीनोपैलेटन आर्टरी जो स्फीनोपैलेटन फोरामेन से आ रही होगी, ठीक है। यहाँ पे इसको लगाएंगे क्लैंप, ठीक है, और जो फर्दर इसकी आगे ब्रांचेज हैं उसको करेंगे कॉटराइज, ठीक है। तो ये अगर हम अचीव कर लेते हैं जिस साइड की एपिस्टेक्सिस हो रही है तो हमें हाई सक्सेस मिलेगा, ठीक है, इन कंट्रोल ऑफ रिफ्रैक्टरी पोस्टीरियर ब्लीडिंग, ठीक है। देन है एम्बोलाइजेशन। एम्बोलाइजेशन में कहता है कि ये इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट करते हैं, ठीक है। इंटरनल मैक्सिलरी आर्टरी लोकलाइज्ड एंड एम्बोलाइज्ड विद अब्सॉर्बेबल जेलो फॉर्म एंड और पॉलीविनाइल अल्कोहल और कॉइल्स, ठीक है। स्पिलेटरल और बाइलेटरल एम्बोलाइजेशंस में बी रिक्वायर्ड फॉर यूनिलेटरल एपिस्टेक्सिस ड्यू टू क्रॉस सर्कुलेशन, ठीक है। इसमें कहता है कि यूनिलेटरल तो हमने करनी ही करनी है, लेकिन बाइलेटरल भी अगर करेंगे तो ज़्यादा सक्सेस रेट आएगा, ठीक है। तो इसमें रिस्क क्या हो सकते हैं एम्बोलाइजेशन के? पहला है सेरिब्रल थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, दूसरा है हीमोटोमा एट लोकल साइट, एंड मेन पॉइंट ये है एम्बोलाइजेशन में याद रखने का जो एथमाइडल आर्टरीज है ना उनको हम एम्बोलाइज नहीं कर सकते क्योंकि वो थ्रू इंटरनल कैरोटिड आना पड़ेगा, ठीक है। ये तो एक्सटर्नल कैरोटिड जाके तो हम उनको इजीली कर लेते हैं एम्बोलाइज, ठीक है, लेकिन बट जो एथमाइडल आर्टरीज हैं उनको हम नहीं कर सकते, ठीक है। आगे जनरल मेजर्स, ये जो हमारा लास्ट पे लिखा हुआ था एक टॉपिक कि हमने जनरल मेजर्स क्या लेने हैं एक एपिस्टेक्सिस को कंट्रोल करते हुए, ठीक है। सबसे पहले हमने ब्लड लॉस रिकॉर्ड करना है ताकि हम उसको ब्लड रिप्लेस कर सकें। देन रीअश्योर द पेशेंट के पेशेंट को एंग्जाइटी ना हो, ये तो वो और ब्लीड करेगा। देन चेक वाइटल्स, वाइटल चेक करते रहना है। मेंटेन हीमोडायनामिक्स मेंटेन करने हैं। एंटीबायोटिक्स अगर पैक मोर देन 24 आवर्स हो, ठीक है, वैसे तो एंटीबायोटिक्स उसको ओरली देनी है, ठीक है। देन है इंटरमिटेंट ऑक्सीजन, ठीक है, कि उसको ऑक्सीजन देनी भी पड़ सकती है, नहीं भी देनी पड़ सकती, थ्रू इसलिए देनी पड़ सकती है कि अगर ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाए देन हमें उसको ऑक्सीजन दे के तो ब्लड सप्लाई जो हार्ट की रिक्वायर्ड ऑक्सीजन डिमांड है उसको पूरा कर सकते हैं, अदरवाइज़ इफ़ेक्ट्स हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। आगे है इन्वेस्टिगेट और ट्रीट द कॉज, देन इन्वेस्टिगेट करें और उस कॉज को ट्रीट करें, ठीक है। आगे हम लास्ट जो टॉपिक है हमारा वो है हेरिडिटरी हेमरेजिक टेलेंजेक्टेसिया, ठीक है। ये एक डिजीज़ है जो ब्लीडिंग अकर फ्रॉम एंटीरियर पार्ट ऑफ नेजल सेप्टम। इसकी ट्रीटमेंट जो है वो आर्गोन, क्रिप्टॉन और नेडियक लेज़र है, ठीक है, और प्रोसीजर मैनी टाइम्स है ये क्योंकि बार बार प्रोसीजर करना पड़ता है, ठीक है। और इट मे रिक्वायर्ड अ स्टेपोडर्मोप्लास्टी, ठीक है। स्टेपोडर्मोप्लास्टी क्या है? वेयर सेप्टोडर्मोप्लास्टी, sorry, I mistakenly pronounced that one. It is called septodermoplasty, where anterior part of nasal septal mucosa is excised and replaced by a split skin graft, ठीक है। इस पिक्चर में आपको नज़र आएगा कि हेमरेजिक टेलेंजेक्टेसिया कैसे होते हैं, जैसे ये देखें ब्लैकिश स्पॉट्स हैं, इसमें ये टंग पे है, ठीक है, इसमें ये नेजल ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, इसमें ये बॉडीज़ पे है, ठीक है। तो ये है जो हेरिडिटरी हेमरेजिक टेलेंजेक्टेसिया, ठीक है। आगे है, इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ मैं, ऑस्लर वेबर रैंडो सिंड्रोम, ठीक है, हेरिडिटरी हेमरेजिक टेलेंजेक्टेसिया, ठीक है। इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं? टेलेंजेक्टेसियाज बनते हैं लिप पे, जिंजाइवा पे, टंग पे, पैलेट पे और पेब्रल कंजक्टाइवा पे, ठीक है। ये मेन पॉइंट है पेब्रल कंजक्टाइवा पे, क्योंकि अगर बल्बर कंजक्टाइवा पे बनेंगे तो वो एटेक्सिया टेलेंजेक्टेसिया है, ठीक है, और अगर वो पेब्रल कंजक्टाइवा पे बनेंगे तो वो हेमरेजिक टेलेंजेक्टेसिया है, ठीक है। मोड ऑफ इनहेरिटेंस ऑटोसोमल डोमिनेंट है। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं? क्योंकि ब्लीडिंग है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, इसमें इंट्राक्रेनियल हेमरेज हो सकती है, पल्मोनरी हेमरेज हो सकती है और जीआई ब्लीड हो सकती है, ठीक है। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पल्मोनरी आर्टेरियोवेनस मालफॉर्मेशन इज ओस्लर वेबर रैंडो सिंड्रोम, ठीक है। तो
इसमें आप कुछ पिक्चर्स देख सकते हैं जिसमें ये लिप्स पे हैं हेमरेजिक टेलेंजेक्टेसिया बने हुए हैं। इसमें जैसे ये पेल्पेब्रल कंजक्टिवा पे बना हुआ है, इसमें ब्लीडिंग हो रही है, इसमें ये बॉडी पे बना हुआ है, ठीक है। तो ये सारा कुछ हेमरेजिक टेलेंजेक्टेसिया के बारे में था। सो अब हम एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। दिस इज़ ऑल अबाउट एपिस्टैक्सिस।